हेलो एंड वेरी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और बहुत ज्यादा इस वीडियो की डिमांड थी कि मैम पोएट्री सेक्शन लेके आइए क्योंकि उसका रिवीजन करना है। तो ये मैं आपके सामने हूँ, पोएट्री सेक्शन को मैंने कवर किया है। टॉप 100 एमसीक्यूज यहाँ से आपको मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, पार्टिकुलरली आपको अगर कोई भी क्वेरी हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप इस सेक्शन का नाम लिखेंगे, किस सेक्शन से है, और क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, देन मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इन शेक्सपियर्स सोनेट नंबर 29, द स्पीकर कंपेयर्स हिज स्टेट माइंड टू व्हाट काइंड ऑफ बर्ड एट ब्रेक ऑफ डे। यानी कि वो अपने स्टेट ऑफ माइंड यानी कि अपने मानसिक स्थिति को किससे कंपेयर कर रहे हैं, किस बर्ड से कंपेयर कर रहे हैं जो कि सुबह होते ही उड़ जाती है। नाइटिंगल, लार्क या फिर ईगल या कुकू। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? लार्क पक्षी से वो अपनी स्टेट को कंपेयर कर रहे हैं। आपको वो लाइन याद होगी, लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग फ्रॉम सलन अर्थ सिंग्स हिम एट हेवंस गेट। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद ही इसकी जो माइंडसेट है पोएट का वो चेंज हो जाता है। सोनेट नंबर 29। और इसको अनदर जो नेम है इसका, व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्चून एंड मेंस आईज। काफी इंपॉर्टेंट ये भी लाइन है, फर्स्ट लाइन है सोनेट की, इस वजह से सोनेट को इस नेम से भी जाना जाता है। और शेक्सपियरियन जो सोनेट है इसमें आपको राइमिंग स्कीम पता ही होगी, ए बी। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ एंड जी जी। ठीक है, ई एफ एंड जी जी। तो जी जी यहाँ पे क्या है? ये कपलेट है। और यहाँ पे आपको 3 क्वार्टरेंस मिलेंगे। 3 क्वार्टरेंस होते हैं, क्वार्टरेंस 4 लाइन का होता है। और 4 4 4 ये 4 क्वार्टरेंस प्लस 2 लाइन की कपलेट। तो इन सब के साथ मिलके ये 14 लाइन की सोनेट पोएम बनती है। ओके, तो यहाँ पे आपको जो थीम मिलेगी, द पावर ऑफ लव टू ओवरकम डिस्पेयर एनवी एंड मिसफॉर्चून। यानी कि अगर आपके पास लव की पावर है तो आप किसी भी चीज से बाहर निकल सकते हैं, किसी भी दुनिया के डिप्रेशन से आप बाहर निकल सकते हैं। नेक्स्ट है इन सोनेट नंबर 138, व्हाई डू द स्पीकर एंड हिज लव लाई टू ईच अदर। यानी कि यहाँ पे सोनेट नंबर 138 में ये कहा गया है कि क्यों बेसिकली जो स्पीकर है वो अपने लवर से जो है झूठ बोलते हैं, एक दूसरे से झूठ क्यों बोल रहे हैं वो? टू मेंटेन अ फेकेड ऑफ यूथ एंड फेथफुलनेस, टू प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रेन, या फिर बिकॉज दे ट्रूली हेट ईच अदर टू गेन फाइनेंशियल एडवांटेज। सही आंसर हमारा सेकंड का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरीके से म्यूचुअल डिसेप्शन है, एक दूसरे को दोनों धोखा दे रहे हैं ताकि उनका प्यार जो है बना रहे। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर वो लोग झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे से। तो 138 को हम अनदर टाइटल इसका है, व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ। काफी इंपॉर्टेंट पोएम है। और यहाँ पर आपको जो थीम्स मिलेंगी जैसे म्यूचुअल डिसेप्शन, एज एंड यूथ, फ्लैटरी, फाल्सूट, सीमिंग ट्रस्ट, ये सब इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगी। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट लाइन बनती है, व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ आई डू बिलीव हर दो आई नो शी इज लाई। कपलेट की जो एक इम्पोर्टेंट लाइन है वो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। जस्ट सेकेंड। तो therefore I lie with her and she with me and in our faults by lies we flattered me। तो ये हमारा कपलेट की लाइन है, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस हु बेस्ट बियर द हिज मिल्ड यूक। यानी कि यहाँ पे ये लाइन जो है किसके लिए है? भगवान उनकी भी हेल्प करते हैं जो बारी में खड़े होके अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करते हैं, है ना। ये सब जो लाइन थी ये किसके लिए है? दोज हु डाई फॉर हिम, दोज हु सर्व हिम वेट, दोज हु बिल्ड्स टेम्पल्स, दोज हु वेट एंड सर्व्स इन साइलेंस। यानी जो चुप रहकर भी भगवान की सेवा करते हैं वो भगवान उनकी भी सुनता है। तो थर्ड का हमारा ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो की फैक्ट्स है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो बेसिकली मिल्टन की एक तरीके से पेट्रार्कन सोनेट है। पेट्रार्कन सोनेट है। पेट्रार्कन सोनेट की जो राइमिंग स्कीम होती है वो ABBA। याद रखिएगा, इससे आपको बन सकता है क्वेश्चन, ABBA। उसके बाद यहाँ पे CDE आपको राइमिंग स्कीम मिलेगी। और ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। आयम्बिक पेंटामीटर में सोनेट हमेशा आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है।
और अनदर आपको यहाँ पे ऑक्टेव एंड सेस्टेट, तो जो पेट्रार्कन सोनेट होता है उसका डिवीजन होता है ऑक्टेव 8 लाइन का, और सेस्टेट जो होता है ये 6 लाइन का होता है। इस तरीके से इसका डिवीजन होता है। और यहाँ पर सारी चीजें हो गई। और जो ये सोनेट जो थी ये पब्लिश कब हुई थी, तो फर्स्ट पब्लिश हुई थी ये सोनेट जो है, ये मिल्टन का जो 1673 का जो एक कलेक्शन है, मिल्टन 1673 का एक कलेक्शन है। इनका 1673 पोएम्स करके एक यहाँ पर इनका टाइटल है कलेक्शन का, वहां पर ये एक तरीके से पब्लिश हुई थी, ठीक है। और इसको इस नाम से भी जाना जाता है, ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट नाम से भी इसको जाना जाता है ना। तो ये इसकी जो थीम यहाँ पर आपको मिलेगी मिल्टन के ऑन हिज ब्लाइंडनेस में, वो है फेथ एंड एक्सेप्टेंस वर्सेस डिस्पेयर, ये सारी चीजें हो जाती हैं। उसके बाद हमारी जो पोएम है वो है यहाँ पे पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 से यहाँ पे आपको मिलेगी द फर्स्ट 26 लाइन्स। यहाँ पे पूछा गया द फर्स्ट 26 लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 कॉन्स्टिट्यूट व्हाट ट्रेडिशनल एपिक फीचर। तो यहाँ पर ये पूछा गया है 26 जो लाइन्स हैं उसमें क्या हो रहा है। पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 में जो फर्स्ट 26 लाइन्स हैं उनमें क्या किया जा रहा है, एपिक फीचर्स कौन सा यहाँ पे इन्वॉल्व है। एपिटाफ, इन्वोकेशन टू द म्यूज, या फिर इनकोमियम, या फिर एपिलॉग। तो सही आंसर हो जाएगा बी, इन्वोकेशन टू द म्यूज। और यहाँ पे स्पेशली यूरेनिया नाम की एक म्यूज जो है उसको ये इन्वोक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डर्न्स द कैनोनाइजेशन द लवर्स आर सेड टू कैनोनाइज्ड बाय व्हाट। यानी किस तरीके से जो लवर्स हैं वो कैनोनाइज्ड होंगे, द पोप, या फिर वॉर, लव, या फिर सेक्युलर लॉस, या क्या फिर पोप उन्हें कैनोनाइज करेंगे, या वॉर उनको कैनोनाइज करेगा, या लव, या फिर सेक्युलर लॉस। तो सही आंसर हो जाएगा सी हमारा, इनको लव की वजह से ये कैनोनाइज्ड हो जाएंगे, क्योंकि इनका लव जो है बहुत ज्यादा प्यार है, तो उसको सेंटहुड की उपाधि देनी चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको कुछ फैक्ट्स है जो कि पैराडाइज लॉस से उनको मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि काफी इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर वर्क हो जाता है। ये पोएम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे की फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन करूंगी, आप उन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, उनको देख लीजिएगा। तो ये पब्लिश हुई थी 1667 में फर्स्ट टाइम। कब, तो ये 10 बुक्स के साथ 1667 में पब्लिश हुई थी फर्स्ट वर्जन। देन उसके बाद जो है ये सेकंड वर्जन आया था जो कि 1674 में आया था। और इसमें बेसिकली जो है 12 बुक्स थी, है ना, इसमें 12 बुक्स थी। और उसके बाद इसकी फॉर्म जो है वो है एपिक पोएम, है ना। नेक्स्ट है ब्लैंक वर्स, तो इसका मीटर है जो कि यहाँ पे मीटर तो होता है पर राइमिंग स्कीम नहीं होती। जैसे ब्लैंक से आप समझिएगा, ब्लैंक मतलब ब्लैंक वर्स मतलब तो हो गया पोएटिक लाइंस, और ब्लैंक मतलब पोएटिक लाइंस ब्लैंक है तो यानी कि राइम नहीं है, तो ये इसमें मीटर है बट राइमिंग स्कीम नहीं है। थीम क्या है, तो फ्री विल एंड मोरल कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसओबीडियंस। अगर आप किसी का मतलब आज्ञा नहीं मानते हैं तब ये सारी चीजें होती है। तो गॉड के डिसओबीडियंस की बात हो रही है। कैरेक्टर्स से इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको, हाँ, ब्लैंक वर्स और यहाँ पे आयम्बिक पेंटामीटर। तो ब्लैंक वर्स तो आयम्बिक पेंटामीटर होता है और अनराइम्ड लाइन होती है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैरेक्टर सैटर्न मिलेगा जिसका अनदर नेम जो है लूसीफर है, ये ध्यान रखिएगा, लूसीफर उसका अनदर नेम है। ये इसका एक फेमस आपको जो लाइन है वो पता होना चाहिए, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, है ना। तो इस तरीके से नरक में राज करना बेहतर है ताकि हमें स्वर्ग में जाके किसी की नौकरी ना करना पड़े, यानी कि किसी के तलवे ना चाटना पड़े। उसके बाद एडम जो है ये फर्स्ट ह्यूमन है ना, फर्स्ट ह्यूमन है ये। और ईव जो है ये यहाँ पर फर्स्ट फीमेल है, फर्स्ट फीमेल है जो कि एडम के रिब से बनी हुई है। अब ये दोनों किस बुक में सबसे पहले साथ में देखे जाते हैं, इनको कहाँ पर देखा गया है, कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो बुक 4 में, बुक 4 में एडम एंड ईव। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बुक 4 में ये दोनों अपीयर हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक अनदर कैरेक्टर मिलेगा जो है यहाँ पे राफेल का कैरेक्टर। राफेल का कैरेक्टर जो है यहाँ पे ये एक तरीके से आर्क एंजल है, मतलब गॉड की एंजल है, हेवन की एंजल है। और इसको मतलब भेजा जाता है गॉड के द्वारा कि एडम एंड ईव को वार्न करे सैटन के जो इंटेंशन है, सैटन के जो इंटेंशन है उसके बारे में
मतलब उसको वार्न करने के लिए भेजते हैं गॉड, और जो कि और ये कहानी सुनाने के लिए कि हेवन में किस तरीके का वॉर हुआ, सैटर्न ने क्या वॉर किया है, इन सब चीजों के बारे में बताने के लिए। तो राफेल जो है, अगर आपसे पूछा जाए किस तरीके की एंजल है, तो एंजल ऑफ हेवन इसको बोलते हैं। माइकल अनदर कैरेक्टर है, माइटी आर्कएंजल एंड लीडर ऑफ हेवेंस आर्मी, आर्मी का लीडर है ये। और उसके बाद ही लेटर एक्सपेल्स एडम एंड ईव, इसको जो है एक्सपेल करने के लिए एडम एंड ईव को जो है पैराडाइज जो है वहां से, बेसिकली जो वो बगीचा था वहां से बाहर निकालने के लिए इसको गॉड ने भेजा था। आपको ये पता होना चाहिए कि राफेल जो है सबसे पहले कौन सी बुक में दिखता है, तो बुक फिफ्थ में दिखता है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको मिलेगा गैब्रियल, गैब्रियल नाम का जो कैरेक्टर है ये आपको बुक नाइन्थ में मिलेगा, बुक नाइन्थ में मिलेगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको जो कैरेक्टर मिलेगा गैब्रियल का, गैब्रियल यहाँ पे अनदर कैरेक्टर है जो कि एक तरीके सेकंड इन कमांड है हेवन आर्मी का, यानी कि माइकल के बाद है ये। और ये जो है ये गार्ड करता है पैराडाइज के बाहर, है ना, पैराडाइज के बाहर ये गार्ड करता है। तो ये आपको कब दिखाई देता है, तो ये हमको दिखाई देता है बुक फोर के अंदर, बुक फोर के अंदर ये हमको दिखाई देता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, और कुछ और चीजें हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। उसके बाद यहाँ पे एब्डियल जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट हो गया, ये शॉर्ट टाइम के लिए सैटर्न को ज्वाइन करता है। उसके बाद ये फिर से गॉड के पास वापस चला जाता है। बील्ज़बब जो है सेकंड इन कमांड होता है सैटर्न का। मेमोन जो होता है ये आर्किटेक्ट होता है, जिसने वो जो एक जो कैपिटल बनी थी हेल्थ की वो बनाया था। पैंडेमोनियम नाम का जो कि कैपिटल था हेल का, वो इसने डिजाइन किया था। सिन और डेथ जो है ये कौन है, तो सिन और डेथ जो होती है ये सैटर्न की डॉटर होती है, सैटर्न की डॉटर होती है, बॉर्न फ्रॉम द हेड इन हेवन, बॉर्न बॉर्न फ्रॉम हिज हेड इन हेवन, जो कि उसके हेड से बॉर्न होती है। तो ये सिन हो गई। उसके बाद डेथ जो है ये सैटर्न सन बाय सिन, ये जो है सैटर्न जो होता है ये जो है ये बेसिकली जो डेथ है ये एक तरीके से सैटर्न का सन होता है, जो कि सिन के मिलने से, सैटर्न और सिन के मिलने से ये जन्म लेता है, ठीक है। हु इन टर्न्स रेप्स हिज मदर। उसके बाद यहाँ पर ये चीजें हो गई, जो कि यहाँ पे इसने जो सैटर्न ने है अपनी बेटी सिन का ही रेप कर दिया था, तब डेथ का जन्म होता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। और कुछ और इम्पोर्टेंट की फैक्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको कौन सा पर्वत का जिक्र मिलता है, तो माउंट निफेट्स नाम का जो पर्वत है, और वो आपको यहाँ पर जिक्र उसका मिलता है। और उसके बाद माउंट होरेब जो है ये ओरेब ओपनिंग है। उसके बाद एनोनियन माउंट जो है ये बुक वन में मिलता है ना। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में बार बार रिपीटेड हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। तो अब यहाँ पे हमारे पास है कैनोनाइजेशन। तो कैनोनाइजेशन से जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, तो वो इसकी डेट है 1633 में ये पब्लिश हुई थी फर्स्ट टाइम। उसके बाद यहाँ पे एक कलेक्शन था सॉन्ग्स एंड सोनेट्स करके, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, यहाँ पे ये पब्लिश हुई थी फर्स्ट टाइम। उसके बाद इस ये जो इसकी फॉर्म है वो एक मेटाफिजिकल पोएम है, मेटाफिजिकल पोएम है, मेटाफिजिकल पोएम है। आप बताइएगा मेटाफिजिकल जो टर्म है ये किसने कॉइन किया था और किस बुक में किया था। उसके बाद इसकी राइमिंग स्कीम है, तो राइमिंग स्कीम आपको मिल जाएगी ए बी बी ए। उसके बाद आपको ए एंड सी, और देन उसके बाद सी फिर से और ए, ये आपको राइमिंग स्कीम मिल जाएगी। देन इसका मीटर आपको पता होना चाहिए, तो आयम्बिक पेंटामीटर में ये लिखा गया है, आयम्बिक पेंटामीटर में, है ना। ये चीजें हो गई। उसके बाद यहाँ पे थीम्स क्या है, ऑल कंज्यूमिंग लव बिटवीन टू पीपल कैन बी सेक्रेड, यानी कि दो लोगों के बीच में प्यार जो होता है सेक्रेड होता है, एंड डिवाइन एक्सपीरियंस वो लोग करते हैं। साथ ही साथ ऐसा जो प्यार होता है वो डिजर्व करता है सैंटहुड को, डिजर्विंग ऑफ सैंटहुड। स्ट्रक्चर कैसा है पोएम का, तो यहाँ पे आपको 5 स्टैंजास मिलेंगे जो कि 9 लाइन्स के होते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूं 5 स्टैंजास, और ये 9 लाइन्स के होते हैं, 9 लाइन्स के हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये की फैक्ट्स हैं, इनको आप अगर नोट करके चलेंगे तो अच्छा है। आपने अभी तक अगर नोट्स बनाया हो तो और भी अच्छा है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फैक्ट्स। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। इन पोप्स रेप ऑफ द लॉक कैंटो वन, हु इज बिलिंडा's गार्जियन सेल्फ। तो आपसे पूछा गया है बिलिंडा की गार्जियन सेल्फ कौन है, अम्ब्रियल या फिर एरियल या फिर क्रिसा या फिर ब्रिलियंट। तो यहाँ पे इन सबका तो जिक्र मुझे पता भी नहीं है,
यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एरियल नाम की जो सेल्फ है वो बिलिंडा की गार्जियन सेल्फ मानी गई है ना। यहाँ से आपको कुछ की फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये जो फर्स्ट पब्लिश हुई थी, अनोनिमसली पब्लिश हुई थी, यानी बिना नाम के, ये लिंटॉट्स मिसेलेनियस पोएम्स, ठीक है, लिंटॉट्स। यहाँ पे ये मैगजीन है या कुछ है, बट ऐसा मुझे मेंशन किया हुआ मिला है तो मैं लिख देती हूँ। मिसेलियंस लियनियस, ओके, ऐसे करके है ये। पोएम्स एंड ट्रांसलेशन ऐसे करके ये पब्लिश हुई थी, पोएम्स एंड ट्रांसलेशन। 1712 में, 1712 में टू कैंटोस के साथ, टू कैंटोस के साथ ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी, जो कि 334 लाइंस थी उस टाइम इसमें, ओके। उसके बाद जो है इसका रिवाइज्ड एडिशन आया, रिटन बाय पोप, पोप ने इसको लिखा था, और इसको मतलब मार्च 1714 में इसको पब्लिश करवाया गया। और ये 5 कैंटोस थे, 794 लाइंस थी यहाँ पे 5 कैंटोस के साथ। और ये रियल लाइफ कैरेक्टर जो है एराबेला फर्मर, एराबेला फर्मर, और यहाँ पे एराबेला फर्मर को डेडिकेटेड है। और एक और यहाँ पर आपको मिलेगा कैरेक्टर जो कि है लॉर्ड पीटर का, एराबेला फर्मर और लॉर्ड पीटर, ठीक है। और जॉन कैरल के कहने पर उन्होंने ये पोएम लिखी थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स हो गए। और यहाँ पे एराबेला फॉर्मल जो है ये बिलिंडा को रिप्रेजेंट करेगी, बिलिंडा इसको रिप्रेजेंट करेगी, और लॉर्ड पीटर जो है ये बैरन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये कुछ चीजें हो गई, है ना। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैनिटी एंड सुपरफिशियलिटी ऑफ 18th सेंचुरी एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। थीम है इसकी, मीटर क्या है तो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई, जिसमें अनस्ट्रेस एंड स्ट्रेस सिलेबस होता है, सिलेबल होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मॉक हेरोइक नैरेटिव पोएम है ये। राइमिंग स्कीम अगर पूछे, द पोएम इज प्राइमरली रिटेन इन हेरोइक कपलेट, है ना, विच कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ राइम्स लाइन एंड आयम्बिक पेंटामीटर। तो हेरोइक कपलेट में क्या होता है, दो पेयर होते हैं राइमिंग लाइंस के, जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई होती हैं। तो इस तरीके से सिक्स्थ का आंसर हमारा बी हो जाएगा। यहाँ पे बिलिंडा की जो गार्जियन सेल्फ थी वो थी यहाँ पे एरियल, है ना, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स यहाँ पर आपको पता ही है। यहाँ पे आपको अगर सिल्फ, हाँ सिल्फ मशीनरी से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे एरियल है, द चीफ सिल्फ, अ गार्जियन स्पिरिट ऑफ द एयर, और बिलिंडा की को प्रोटेक्ट करने के लिए साइन की गई थी। अम्ब्रियल जो है ये जीनोम या फिर अर्थ स्पिरिट है, हु ब्रिंग्स ग्लूम एंड रेज टू बिलिंडा बाय विजिट द केप ऑफ स्प्लीन। तो ये यहाँ पे सिल्फ, अनदर यहाँ पर है एरी स्पिरिट्स हैं, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट कर रही बिलिंडा का ऑनर, है ना, जो कि उसमें इयररिंग आ जाएगी, वॉच आएगी, उसका फेवरेट बुक आएगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी यहाँ पे। कुछ यहाँ पे स्पिरिट्स हैं, उनको ध्यान रखिएगा। क्लैरिसा की यहाँ पर आपको स्पीच मिलेगी, मोरल स्पीच, है ना। और इसकी जो बिलिंडा की फ्रेंड है वो आपको पता होना चाहिए, क्लेस्ट्रियस जो है, क्लेस्ट्रियस जो है यहाँ पे बिलिंडा की फ्रेंड है, इसको भी ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं अब, ग्रे की एलेजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। क्वेश्चन है, ग्रेस एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इज सेट इन विच स्पेसिफिक लोकेशन। कहाँ पे इसकी स्पेसिफिक लोकेशन है, वेस्टमिनिस्टर एवे या फिर स्टैटफोर्ड अपॉन एवन या फिर यहाँ पे टिंटोन एवे या फिर यहाँ पे स्टोक पोगेस। तो सही पहुंचे, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, स्टोक पोजेस। यानी कि पूरा अगर टाइटल आपसे पूछा जाए सेटिंग का, कंट्री चर्चयार्ड एट ट्वेलाइट इंस्पायर्ड बाय द चर्चयार्ड एट स्टोक पोगेस बकिंगहम शायर, है ना। तो यहाँ पर इसका सेटिंग रखी गई है। नेक्स्ट है यहाँ पे यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि 1751 में ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी, पब्लिश्ड। और उसके बाद ये इसका एलेजी, तो इसका जॉनरा अगर पूछा जाए तो ये एक एलेजी है, एलेजी है जो कि मतलब रूरल जो पीपल्स हैं उनके लिए लिखी गई है, ग्रेवयार्ड में जो सोए हुए हैं, है ना, उनके लिए लिखी गई है। उसके बाद यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, अब एग्जाम में ये क्वेश्चन मैंने डी डबल एस में बहुत ज्यादा देखा था, कि ये जो क्वेश्चन था कि इसकी फॉर्म क्या है, तो ये बेसिकली आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, आयम्बिक
मीटर इसका आयम्बिक पेंटामीटर है, आयम्बिक पेंटामीटर है। और यहाँ पर आपको क्वाट्रेंस मिलेंगे, जिसमें क्वाट्रेंस आपको मिलेंगे जिनमें राइमिंग स्कीम आपको मिलेगी ए बी करके, ठीक है, ए बी करके आपको राइमिंग स्कीम मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई है ना इससे रिलेटेड। और द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ की। द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगी। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड इग्नोबल स्ट्राइफ, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 2 आ जाएंगे हम, वर्ड्सवर्थ और कीट्स को पढ़ेंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन है, इन टिंटन एबे वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज अ वर्शिपर ऑफ, किसका वर्शिपर मान रहे हैं वर्ड्सवर्थ अपने आप को? ह्यूमैनिटी का, नेचर का, या फिर सॉलिट्यूड का, या फिर नेचर का, या फिर गॉड का? तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये नेचर का पुजारी अपने आप को मान रहे हैं। टिंटन एबे का जो फुल टाइटल है वो हो जाएगा कंपोज अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वे ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 1798, ठीक है। ये एक तरीके का सेमिनल वर्क है इंग्लिश रोमांटिज्म के अंदर। ये जो पोएम है ये एक तरीके से ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग है टिंटो नेवे। और साथ ही साथ ये जो है ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, ठीक है। ब्लैंक वर्स मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि ये डोरोथी के साथ वहां पर गए हुए हैं दोबारा 5 साल के बाद, 5 साल के बाद दोबारा गए हैं। तो 1798 में ये सेकेंड टाइम जा रहे हैं, इससे पहले कब गए थे? तो यानी कि ये 98 में 5 माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 3 और 2 और माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा 1793 में ये गए थे, है ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ओके। और यहाँ पे रेस्टोरेशन पावर ऑफ नेचर, ये सब कुछ यहाँ पर होता है, ये याद करते हैं सारी चीजें अपना अर्बन टू यहाँ पे रूरल लाइफ को, नेचर को ये कंपेयर करते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन द वर्ल्ड इज टू मच विद अस विच ग्रीक सी गॉड डस द स्पीकर विश टू सी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये पोएम का टाइटल है। यहाँ पर किस ग्रीक सी गॉड को जो स्पीकर है वो देखना चाहता है? यहाँ पे पोसिडन या फिर प्रोचियस, प्रिटोन या फिर बोथ, बी एंड सी। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा बी एंड सी हो जाएगा। ये दो वर्ड्स हैं बी एंड सी, यानी कि प्रोचियस एंड ट्रिटोन जो है इनको वो देखना चाहते हैं। तो ये जो पोएम है ये एक तरीके से इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट है ये। तो पेट्रार्कन सोनेट में कितनी लाइंस होती हैं? 14 लाइंस होती हैं। ऑक्टेव एंड सेस्टेट में इसका डिवीजन होता है। ऑक्टेव होता है 8 लाइन का, सेस्टेट होता है 6 लाइन का, ऑक्टेव 8 लाइन का, है ना। और ये जो है 1802 में कंपोज किया था, 1802 में कंपोज हुआ था। देन उसके बाद ये पब्लिश कब हुआ था? तो एक कलेक्शन था इनका पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स करके, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, 2 वॉल्यूम्स करके इनका एक कलेक्शन था जो कि 1807 में आया था, वहां पे ये पब्लिश हुआ था। राइमिंग स्कीम की बात करें तो पेट्रार्कन सोनेट की राइमिंग स्कीम ए बी बी ए, ठीक है, ए बी बी ए, ए बी बी ए। उसके बाद यहाँ पे आपको सी डी सी डी, सी डी सी डी, उसके बाद सी डी, है ना। तो इस तरीके से इसकी राइमिंग स्कीम आपको मिल जाएगी। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे एक तरीके से उन्होंने क्रिटिक किया है 19th सेंचुरी के सोसाइटी के मटेरियलिज्म को। और यहाँ पे जो थीम मिलेगी मटेरियलिज्म एंड लॉस की थीम मिलेगी। और यहाँ पे सॉर्डिड बून का मतलब होता है बेस्ड ऑन मोरली स्टेन्ड ब्लेसिंग, यानी कि कोई भी मतलब ना हो। तो सॉर्डिड बून, ये फ्रेज आपको से अगर पूछा जाए कस में है तो आपको द वर्ड इज टू मच विद अस में है, ये सॉर्डिड बून, ये फ्रेज आपको याद रखना है। और इम्पोर्टेंट चीजें, ठीक है, यहीं से इतना था और आगे चलते हैं।
Chalice ode to the west wind written in what stanzaic form? किस स्टैंजाइक फॉर्म में लिखा गया है ode to the west wind? काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पढ़ाया हुआ है। स्पेंसेरियन स्टैंडा, टर्जा रीमा या फिर ओट्टवा रीमा या फिर हेरोइक कपलेट। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे टर्जा रीमा में ये लिखा गया है। कैसे? तो समझिएगा, यहाँ पे तीन तीन टर्सेट मिलेंगे आपको और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे, है ना, ऐसा आपको लाइनिंग मिलेंगे। ओ टू द वेस्ट विंड एक तरीके से ओड है, ठीक है, और ये पर्सी बाइसी शैली ने 1819 में लिखा था, 1819 में इसको लिखा था। इन अर्नोवुड नियर फ्लोरेंस सिटी में जब ये थे वहीं पर तब इन्होंने ये लिखा था, और ये ओरिजिनली पब्लिश हुआ था 1820 में बाय चार्ल्स ओलियर। चार्ल्स ओलियर ने इसको पब्लिश करवाया था। और उसके बाद यहाँ पर ये जो एक तरीके से इंस्पायर किससे है, तो एक पीटरलू मैजाग्रे हुआ था, पीटरलू मैजाग्रे, ठीक है, जो कि 1819 में हुआ था, उससे काफी ज्यादा इंस्पायर है। और इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ से हो जाएंगी। स्ट्रक्चर तो ओ टू द वेस्ट विंड जो है कंसिस्ट ऑफ 5 कैंटोस, इसमें आपको 5 कैंटोस मिल जाएंगे, 5 कैंटोस हैं यहाँ पर। और ये जो है रिटेन हुआ टर्जा रीमा में, ठीक है, यानी कंसिस्ट ऑफ 4 टर्सेट, सॉरी यहाँ पे 4 टर्सेट होंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4 टर्सेट। टर्सेट होते हैं 3 लाइन की जो होती है पोयम, उसको बोलते हैं टर्सेट। तीन तीन लाइन का स्टैंजा जो होता है उसको टर्सेट बोलते हैं। और ये तीनों जो है ये 3 लाइन चार 4 टर्सेट होते हैं। और इनमें जो एक तरीके से आप देखिएगा, इसमें हर जो सेक्शन में आपको 14 लाइन मिलेंगी, यानी कि 5 कैंटोज हैं, ठीक है, 5 कैंटोज में ईच सेक्शन हैज 14 लाइन्स, ठीक है, 14 लाइन्स है। आपको यहाँ पे जो राइमिंग स्कीम मिलेगी वो ऐसे, जैसे टर्सेट है यहाँ पे 4, तो ए बी ए, ठीक है, B C B, है ना, उसके बाद C D C, उसके बाद यहाँ पे D E D, उसके बाद यहाँ पे आपको एक राइमिंग कपलेट भी मिलेगी जो E हो जाएगा। अब कैसे ये इंटरकनेक्टेड है देखिए, ये ए जो है इससे कनेक्ट हो गया, बी यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, सी जो है इधर कनेक्ट हो रहा है, और बी इससे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पे ऐसा पैटर्न, यहाँ पे ऐसा पैटर्न, और यहाँ पे ये इधर चला जा रहा है, फिर डी इधर चला गया और सी इससे कनेक्ट हो गया, फिर डी इधर आ गया और ई जो है यहाँ इससे कनेक्ट हो गया, देन ये हो गया। इस तरीके से इसकी टाइमिंग स्कीम है, याद रखिएगा। तो ABA, BCB, CDC, DED, तो ये यहाँ पे काफी वेरी करती है, आप यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो ये चीजें हो गई यहाँ से। और कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट छूट रहा हो तो वो भी बता दूं। डेथ एंड रीबर्थ की यहाँ पे थीम आपको देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ पर विंड को क्या कहा गया है कि एक तरफ वो डिस्ट्रॉयर भी है, साथ ही साथ वो प्रिजर्वर भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। इन टू अ स्काईलार्क Shelley compares the words to all of the following except, यानी सबसे कंपेयर किया गया है सिर्फ एक चीज से छोड़कर। अ पोएट हिडन इन लाइट, अ हाई बोर्न मेडन, या फिर अ गोल्डन ग्लो बॉम्ब, या फिर अ डाइंग सोल्जर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे किससे किससे कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पे अ पोएट सिंगिंग अनबिडन हिम्स दैट मेक्स द वर्ड सिंपैथेटिक, यहाँ पे बेसिकली किससे कंपेयर किया गया, तो हाई बॉर्न मेडन से भी किया गया है, और उसके बाद यहाँ पे ग्लो वार्म गोल्डन से भी किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद पोएट हिडन इन लाइट, ये भी क्या होता है, यहाँ पे इससे भी कंपेयर किया गया है। जो सही आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जो डाइंग सोल्जर है इससे कंपेयर नहीं किया गया है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं सब कुछ बताते चल रही हूँ, कुछ भी आपका छूटना नहीं चाहिए। तो ये रिटेन कब हुई थी, तो 1820 में रिटेन हुई थी, ठीक है, रिटेन हुई थी। उसके बाद ये जो है 1820 में रिटेन हुई थी, उसके बाद पब्लिश हुई थी लिरिकल ड्रामा प्रोमेथियस अनबाउंड के साथ। प्रोमेथियस अगर आपसे पूछा जाए किसके साथ, तो प्रोमेथियस अनबाउंड के साथ, अनबाउंड के साथ जो है ये पब्लिश हुई थी। पोएम कंसिस्ट ऑफ 25 लाइन्स स्टैंजा, 21, 21 यहाँ पे 21 स्टैंजा है जो कि 5 लाइन्स में है।
5 लाइन्स में, ठीक है। 21 स्टैंजा जो कि 5 लाइन्स में है, जो कि स्काईलार्क को जो है यहाँ पर एप्रिशिएट कर रहे हैं उसका। तो कोट का मतलब ही है आप किसी को प्रेज करें, तो यहाँ पे स्काईलार्क को प्रेज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ओड ऑन अ ग्रेसियन ऑन कीट्स सेज हार्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर। तो यहाँ पे ये एक तरीके से आपको फिल करना है ये लाइन को, हार्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। बहुत ही फेमस लाइन है, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पर 12 में। और यहाँ पे आपको जो टू अ स्काई लार्क है, ये एक तरीके से ओड, यहाँ पे टू अ स्काई लार्क हो गई है, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न जो है ये एक तरीके से ओड है, ओड तो है ही, ओड लिखा ही है। जॉन कीट्स ने इसको लिखा है 1819 में, इन्होंने पहली बार इसको लिखा था। पब्लिश कब हुआ था? तो पब्लिश हुआ था ये 1820 में, 1820 में फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुआ था एनोनिमसली, है ना। उसके बाद द पोएम इज एन एक्फ्रेस्टिक वर्क मीनिंग इट इज अ पोएटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वर्क ऑफ विजुअल आर्ट। जब आप किसी विजुअल आर्ट, यानी यहाँ पे आपने क्या देखा था, एक अन्न था उसपे कुछ चित्रकारी बनी हुई थी, उसी को एक तरीके से ये डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से किस तरीके का वर्क हो गया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक फ्रेस्टिक, फ्रेस्टिक वर्क, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इन दिस केस एंशियंट ग्रीक अर्न यहाँ पर है। और यहाँ पे ये हुआ था कि कीट्स जो है एक ब्रिटिश म्यूजियम में गए थे और उन्होंने इस अर्न को देखा, उससे काफी ज्यादा इंस्पायर हुए और उन्होंने ये लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ला बेल डैम सेंस मर्सी, ठीक है। ला बेल डैम सेंस मर्सी, द लेडीज आईज आर डिस्क्राइब्ड एज, लेडी की जो आईज हैं, मर्सी लेस लेडी है, उसको उसकी जो आईज हैं उनको कैसे डिस्क्राइब किया गया है? तो कैसे डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे, ब्लू एंड ब्राइट, वाइल्ड, क्रूल या फिर वीपिंग। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ला बेल डैम सेंस में जो उसकी आईज है वो कैसे डिस्क्राइब की गई है। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा वाइल्ड आइजनेस की, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज ये बनती है, तरीके का एक बैलाड है जो कि इंग्लिश रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स ने लिखा था। और ये द बेली डेम सेंस मर्सी, ये जो टाइटल है, ये एक्चुअली में ये एक फ्रेंच फ्रेंच टाइटल है, फ्रेंच टाइटल है, ठीक है। यानी कि द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, है ना। और ये 1819 में इन्होंने लिखा था, 1819 में इसको लिखा था। साथ ही साथ ये ए बी सी बी इसका, यहाँ पे 12 फोर लाइन के स्टैंजास हैं जो कि क्वार्टरेन में लिखे, 4 लाइन के 12 स्टैंजास हैं और ये 4 लाइन जो है क्वार्टरेन्स हैं, ओके। और बाकी ठीक है, यहाँ से इतना ही ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, इन इन ब्रेक 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 द स्पीकर लैमेंट्स द लॉस ऑफ, किस चीज के लॉस पर वो एक तरीके से लैमेंट या विलाप कर रहे हैं, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। हिज फादर हिज आईसाइट अ शिप एट सी अ टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड। तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अ टेंडर ग्रेस ऑफ डे दैट इज डेड। ये जो ब्रेक ब्रेक पोएम है ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की ये पोएम है, ठीक है। टेनिसन की पोएम है, ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1842 में। और ये जो एक तरीके से किसको डेडिकेटेड है, किसके लिए, ये एक तरीके से एलेजी है। ये एलेजी है, किसके लिए लिखी गई है ये एलेजी, तो ये लिखी गई है आर्थर हेनरी हेलम के लिए, आर्थर हेनरी हेलम के लिए, आर्थर हेनरी हेलम के लिए लिखा गया है। जिनकी क्या हुआ था, इन 1833 द पोएम यूजेस द इमेजरी ऑफ द सी एंड एक्टिविटीज ऑफ द डेली लाइफ टू कंट्रास्ट द पोएट्स इंटरनल सोरो विद द इनडिफरेंट कंटिन्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको मैंने बता ही दिया कितने स्टैंजास हैं यहाँ पे। तो स्टैंजा 1, स्टैंजा 2, 3 एंड 4, 4 स्टैंजास हैं यहाँ पर। और इसका फॉर्म एंड मीटर की बात करूं तो ये प्राइमरीली जो है ट्राई मीटर में लिखा गया है, इरेगुलर है और ट्राई मीटर में लिखा गया है।
ABCB जो है इसकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी, ABCB। ओके, बायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट ये हो गया कि यहाँ पे द पोएम इज वन ऑफ द मेनी वर्क्स इंक्लूड द लॉन्गर इन मेमोरियम AHH, ठीक है। तो ब्रेक 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 में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अर्थर हेनरी हैलम के लिए ये पोएम लिखी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूलाइसिस द प्रोटैगनिस्ट सेज आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव। यहाँ पे डैश लिखा, आपको फिल करना है, सीन, नोन या फिर मेट या फिर कॉन्क्वर्ड। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे मेट, आई एम पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये जो यूलाइसिस पोएम है ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, और इसको जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है 1833 में, 1833 में इसको लिखा गया है, 1833 में लिखा गया। पब्लिश कब हुआ है तो 1842 में पब्लिश हुआ है, और रिटन कब हुआ है 1833 में रिटन हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हैविंग रिटर्न टू हिज किंगडम, तो यहाँ पे इथाका किंगडम में वो वापस आया है, जो यूलाइसिस से इसकी सेटिंग ली गई है। यूलाइसिस द पोएम इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग स्पोकन बाय द एजिंग हीरो यूलाइसिस हु हैविंग रिटर्न टू द किंगडम ऑफ इथाका आफ्टर द ट्रोजन वॉर। तो ये इस तरीके के इसका कुछ बैकग्राउंड है। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, ब्लैंक वर्स में है, ब्लैंक वर्स और आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर में ये लिखी गई है। यानी कि इसमें मीटर तो होता है ब्लैंक वर्स में, बट राइमिंग इसकी नहीं होती है। इसमें टोटल 70 लाइन्स है, 70 लाइन्स है। अब आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है कि यूलाइसिस का जो बेटा था उसका क्या नाम था, सन जो था उसका क्या नाम था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन माई लास्ट डचेस द ड्यूक इज नेगोशिएटिंग फॉर, ठीक है, किस चीज के लिए वो नेगोशिएट कर रहा था, अ न्यू पेंटिंग, न्यू लाइफ, अकाउंट डॉटर्स, या फिर डाइवोर्स और वॉर ट्रीटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अ न्यू वाइफ, क्योंकि उसने अपनी इससे पहले वाली जो वाइफ थी उसको मार दिया था, ऐसा मतलब समझ में आ रहा है जब आप पोएम पढ़ रहे हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इसको लिखा था, और रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो एक विक्टोरियन पोएट है। किस तरीके के पोएट हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, तो विक्टोरियन पोएट है। और ये एक तरीके से ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं। इसमें आपको ड्यूक फेरारा मिलेगा, ठीक है, ड्यूक फेरारा, ये आपको यहाँ पर मिलेगा। द स्पीकर, स्पीकर होता है ये, जो कि यहाँ पे एक इंसान आता है जो कहीं से भेजा गया है और यहाँ पे चेक करने के लिए आया है, क्या करने के लिए आया है, उसको बेसिकली यहाँ पे दिखा रहा है एक पोर्ट्रेट जो उसकी लेट वाइफ का है, जिससे उसकी शादी हुई थी। और ड्यूक फेरारा जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, और ये 16 सेंचुरी इटली में इसकी सेटिंग रखी गई है। और यस, तो यही इंपॉर्टेंट चीजें थी, ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउनिंग प्रोस्पाइस इज अ पोएम अबाउट, किस बारे में ये पोएम है, रिकॉलिंग चाइल्डहुड, ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑफ अ मंक, या फिर फेसिंग डेथ ब्रेवली, द लॉस ऑफ अ फ्रेंड। तो सही आंसर सी हो जाएगा, फेसिंग डेथ ब्रेवली। ये वाली जो पोएम है प्रोस्पाइस जो है ये इन्होंने 1861 में लिखा था अपनी वाइफ की डेथ के बाद, 1861 में लिखा था। द टाइटल मीन्स, इसका मतलब क्या है, जो प्रोस्पाइस है ये एक लैटिन है, और इसका जो टाइटल है इसका मतलब ये है लुक फॉरवर्ड। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, लुक फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। और ये जो है ये एक तरीके से लैटिन वर्ड है, इसका मतलब जो है लुक फॉरवर्ड। उसके बाद यहाँ पे आपको जो थीम्स मिलेंगी, फेसिंग डेथ एज अ फाइटर, और इमेजरी ऑफ स्ट्रगल, ऑप्टिमिज्म एंड रीयूनियन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट थीम मिलेंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अर्नोल्ड्स डोवर बीच व्हाट इज द सी ऑफ फेथ डूइंग। तो सी ऑफ फेथ जो है यहाँ पे इसका क्या मतलब है, राइजिंग, रिट्रीटिंग, क्रैशिंग, या फिर सिंगिंग। करेक्ट आंसर हमारा 18 का जो हो जाएगा, बी आंसर राइट हो जाएगा, रिट्रीटिंग। यहाँ से जो आपको मिलेगा ये भी एक विक्टोरियन पोएट है, अर्नोल्ड, अर्नोल्ड क्या है, एक विक्टोरियन पोएट है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो ये एक तरीके से लिरिक पोएम है,
लिरिक पोएम है। ओके। और ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। और मेटाफर जो यहाँ पे यूज किया, सी ऑफ फेथ, द स्पीकर ऑल्सो रिफ्लेक्ट ऑन यूनिवर्सल ह्यूमन सफरिंग, कंपेयरिंग द साउंड ऑफ द वेव्स टू द माइजरी डिस्क्राइब्ड बाय सोफोकल्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो गई यहाँ से। स्ट्रक्चर एंड टोन की बात कर लें तो यहाँ पर आपको जो डोवर बीच है वो एक तरीके से ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जो कि 4 स्टैंजा, जिसमें लेंथ में काफी ज्यादा वेरी है, जो कि इरेगुलर राइम एंड मीटर में लिखी गई है। तो ये यहाँ पर आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेमोरियल वर्सेस एंड नोट पेस ट्रिब्यूट टू गोएती, बायरन एंड। तो यहाँ पर गोएती, बायरन एंड किसको ट्रिब्यूट साथ में इन्होंने किया है? कीट्स, शैली या फिर वर्ड्सवर्थ या फिर मिल्टन। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वर्ड्सवर्थ को, यानी कि गोएथी, बायरन एंड यहाँ पे वर्ड्सवर्थ, यहाँ तीनों हो जाएंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 1850 में जो है ये पोएम जो है इन्होंने लिखा था, जब जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उनकी डेथ हुई थी, उसके बाद ये पोएम उन्होंने पब्लिश करवाया था। ठीक है, written by the Victorian poet Matthew Arnold in April 1850, shortly after the death of William Wordsworth। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद इन्होंने इसको लिखा था। और लॉर्ड बायरन को यहाँ पर इन्होंने इंटेलेक्चुअल पोएट कहा है। किस तरीके का पोएट कहा? इंटेलेक्चुअल पोएट, इंटेलेक्चुअल पोएट बोला है। और यहाँ पर जो उन्होंने जॉन वुलगैंग वॉन गोएथी को जो है यहाँ पे इन्होंने बोला है द पैशनेट रेबल, द पैशनेट रेबल, द पैशनेट रेबल, ये इन्होंने यहाँ पे बोला है। उसके बाद वर्ड्सवर्थ को क्या बोला है? तो वर्ड्सवर्थ को इन्होंने नेचर से रिलेटेड यहाँ पर इनको कहा है, इनके अंदर हीलिंग पावर है, और ये एक तरीके से नेचर नेचर प्रीस्ट इनको बोला है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हो गई। अगर इसका कंपोजिशन की बात करें तो 1850 में और 1851 में ये पब्लिश हुई थी फ्रेसर्स मैगजीन में। किस मैगजीन में? यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, फ्रेसर्स मैगजीन में ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी। ओके। और यही आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है। ये एक एलेजी है, एलेजी है जो कि आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है, टेट्रामीटर में लिखी गई है। ओके। हाँ, रिटन इन मेमोरी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ हु डेड इन 1850। तो प्राइमरीली यही है वर्ड्सवर्थ। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट 4 पे हम आ गए हैं। ये मॉडर्न नीड्स टू लार्किन तक हम पढ़ेंगे। इन द सेकंड कमिंग व्हाट बीस्ट स्लॉचेस टुवर्ड्स बैथलेहम। तो यहाँ पे ये जो लाइन है, किस बीस्ट के बारे में बात कर रहे हैं? अलॉयन विद अ मैंस हेड, अ ड्रैगन, सरपेंट या फिर एक जियांट बर्ड। करेक्ट आंसर जो 20 का हो जाएगा, ए आंसर राइट हो जाएगा, अलॉयन विद अ मैंस हेड। जो सेकंड कमिंग है ये 2 स्टैंजा पोएम है। और ये आयरिश पोएट जो विलियम बटलर ईस्ट है, इन्होंने 1919 में इसको लिखा था। 1999 में 1919 में सॉरी 1919 में इसको लिखा था, रिटन था। और उसके बाद जब पब्लिश हुई थी तो ये 1921 का जो इनका एक कलेक्शन था, माइकल रोबार्ट्स एंड द डांसर, माइकल रोबार्ट्स, रोबार्ट्स एंड द डांसर, ये जो है इनका कलेक्शन था, इसमें ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। द सेकंड कमिंग जो है, ये कमिंग जो है ये एक तरीके से 2 स्टैंजा पोएम है, जो कि लिखा है आयरिश पोएट विलियम बटलर ईस्ट ने। 1919 में इसको लिखा था, पब्लिश हुआ था 1921 में। इनका एक कलेक्शन था माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर करके। ठीक है, ये एक फाउंडेशनल वर्क माना जाता है। अनदर यहाँ पे जो है, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो डिसइल्यूजन है, एंजाइटी है, उस पे ये पोएम लिखी गई है। तो ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से रिलेटेड है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से रिलेटेड है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके। थिंग्स फॉल अपार्ट जो ये लाइन है, ये यहीं पर आई है स्टैंजा 1 में। और इससे आपको चिनुओ अकेबे का जो प्ले है थिंग्स फॉल अपार्ट, वो भी आपको याद होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सेलिंग टू बाइजेंटियम यीट्स सेड दैट इज नो कंट्री फॉर, किसके लिए नहीं है यहाँ पर कोई कंट्री? वॉइस मैन के लिए, ओल्ड मैन के लिए, लवर्स के लिए या फिर पोएट्स के लिए? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ओल्ड मैन के लिए यहाँ पर कोई भी कंट्री नहीं है। तो ये जो बाइजेंटियम है ये अभी मॉडर्न में अगर पूछा जाए तो इस्तांबुल जो है उसको बोलते हैं इस्तांबुल। अभी ये इस्तांबुल। बाइजेंटियम एम्पायर के बारे में आपने सुना होगा, फॉल ऑफ बाइजेंटियम एम्पायर। वहां से लोग जो थे अपनी मैन्युस्क्रिप्ट्स लेके दुनिया भर में फैल गए थे और रेनेसां में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। ठीक है। यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें ये हो जाती कि यहाँ पे मोरालिटी वर्सेस इमोरलिटी यहाँ पे आपको थीम मिलेगी, ट्रांसफॉर्मेशन की थीम मिलेगी, गोल्डन वर्ड जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट थीम मिलेगी। उसके बाद यस, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे 4 स्टैंजा है जो कि ओट्टावा रीमा में लिखे गए हैं। ओट्टावा रीमा, ओट्टावा रीमा में आपको लिखे मिले होंगे। ठीक है, जो कि 4 स्टैंजास हैं, 4 स्टैंजास है। ओट्टावा रीमा मैंने आपको पढ़ाया, जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और उसके बाद ए बी ए बी ए बी ए बी, उसके बाद 3 बार ए बी मिलेगा, ए बी देन ए बी। उसके बाद यहाँ पर आपको सी सी राइमिंग स्कीम मिलेगी जो कि आयम्बिक पेंटामीटर, मीटर आपको पता होना चाहिए, आयम्बिक पेंटामीटर में ये लिखा गया है, पेंटामीटर। ये चीजें हो गई। ठीक है, द पोएम हैज दैट अ सिग्निफिकेंट कल्चरल इम्पैक्ट। फेमस लाइन यहाँ पर है, दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। ये इंपॉर्टेंट पॉपुलर लाइन है और इसी से ओपनिंग लाइन भी यही है, इसको ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेस्ट लैंड बाई टी एस इलियट इज डेडिकेटेड टू whom, किसको डेडिकेट किया है? एजरा पाउंड को, जेम्स जॉइस को, वर्जीनिया वुल्फ को या फिर डब्ल्यू बी ईस्ट को? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, एजरा पाउंड को। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, वेस्टलैंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडर्निस्ट पोएम है और ये जो है 434 लाइन यानी 434 लाइंस के साथ टी.एस. इलियट ने इसको 1922 में इसको पब्लिश करवाया था। और उसके बाद यहाँ पर ये एक तरीके से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से इन्होंने पोएम लिखा है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ठीक है। और यहाँ पर यस, तो स्ट्रक्चर एंड स्टाइल की बात करूं तो यहाँ पे काफी ज्यादा इन्होंने रेफरेंस लिया है जर्मन, फ्रेंच, लैटिन एंड संस्कृत से। और ये फ्री वर्स में लिखा गया है और नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है यहाँ पर। थीम्स है यहाँ पर आपको डीके ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, डेथ एंड रीजनरेशन, ये सब थीम्स मिलेंगी। अल्यूजन एंड सिंबल्स ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने जो सोर्स लिया है वो होली ग्रेल लेजेंड जेसी वेटसन फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। रिचुअल टू रोमांस यहाँ पे एक सोर्स है, रिचुअल टू रोमांस, ये किसका है? तो ये हो जाएगा हमारा जेसी वेटसन का, जेसी वेटसन का। और बाइबल से, उपनिषद से, शेक्सपियर, दांते और क्लासिकल मिथोलॉजी सबसे इन्होंने अल्यूजन्स लिए हुए हैं। और यहाँ पर वेस्टलैंड जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एजरा पाउंड को इन्होंने बोला है इल मिगलियर फैब्रो यानी कि द बेटर क्राफ्ट्समैन, यहाँ पर उन्होंने बोला है एजरा पाउंड को, क्योंकि इन्होंने इसको एडिट वगैरह किया था। अब यहाँ पे 5 सेक्शंस होते हैं वेस्टलैंड में, वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 5 सेक्शंस मिलेंगे जिसमें पहला हो जाएगा द बरियल ऑफ द डेड, गेम ऑफ चेस या फिर द फायर सरमन और डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेड। ये आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस यहाँ पे 5 मिल जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो ये लाइन है लास्ट में याद रखना है, ये उपनिषद से है, संस्कृत वर्ड दत्ता, दयाध्वम और दम्यता। यहाँ लिख दूं मैं या समझ में आ रहा है? दत्ता, दयाध्वम एंड यहाँ पर नेक्स्ट है दम्यता, दमयता। ये तीनों वर्ड्स आपको ध्यान रखना है, गिव, सिंपैथाइज एंड कंट्रोल। ठीक है, अंत में आप ये बोलेंगे शांति ही शांति ही शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डिनेंस इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईस्ट स्टेट्स दैट पोएट्री मेक्स डैश हैपन। तो यहाँ पर क्या है, ये लाइन को कंप्लीट करना है। ऑर्डिनेंस जो है यहाँ पर क्या कह रहे हैं? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी, पोएट्री मेक्स नथिंग हैपन। ये क्लियर लाइन है इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईस्ट। यहाँ पे डब्ल्यू एच ऑर्डेन ने लिखा है ये।
और ये WB ईस्ट के लिए लिखा है, विलियम बटलर ईस्ट की डेथ पर के बाद इन्होंने लिखा है 1939 में, 1939 में इसको लिखा गया है, लिखा और गया है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है वो ये हो जाती है कि ये बेसिकली एक तरीके से फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। और यस, आयम्बिक टेट्रामीटर का इसमें यूज किया गया है। यस, तो ये सारी चीजें हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन टेड ह्यूज क्रो लाइट, व्हाट डज क्रो सी दैट मेक्स हिम रियलाइज द हॉरर ऑफ एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे क्रो अलाइट में जो है, तो क्रो ने व्हाट डज क्रो सी, क्रो ने क्या देखा था जो कि इसको रियलाइज करता है कि अभी जो है बहुत अ, भयानक चीज एग्जिस्ट कर रही है। अ डेड सोल्जर, द हेलुसिनेशन ऑफ द नाइट, या फिर द सन, या फिर अ माउंटेन। करेक्ट आंसर हमारा 24 का हमारा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, द हेलुसिनेशन ऑफ द नाइल। ओके, तो ये जो टेड ह्यूज की जो ये पोयम है, ये 1970 में, 1970 में इनका एक कलेक्शन आया था, क्रो फ्रॉम द लाइफ एंड द सॉन्ग ऑफ द क्रो। देखिए ऐसे करके, क्रो फ्रॉम द लाइफ एंड सॉन्ग्स ऑफ द क्रो, एंड सॉन्ग्स ऑफ द क्रो, ये इनका कलेक्शन है। ठीक है, इसमें ये पब्लिश हुई थी। ओके, तो 1970 में इनका ये कलेक्शन का टाइटल था। और ये बेसिकली यहाँ पे क्रो के पर्सपेक्टिव से दुनिया को दिखाया गया है, क्या क्या चीजें हो रही हैं वो सब कुछ। तो टेड ह्यूज का क्रो अलाइट 1970, इनका कलेक्शन था क्रो फ्रॉम द लाइफ एंड द सॉन्ग्स ऑफ द क्रो, ऐसे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिलिप लार्किन्स पोएम वांट्स, व्हाट इज द रिकरिंग रिफ्रेन। इसमें क्या होता है, तो बियॉन्ड ऑल दिस द विश टू बी अलोन, डेथ इज द ओनली एंड, वी वांट व्हाट वी कैन नॉट हैव, लव इज अ फैलेसी। करेक्ट आंसर हमारा 25 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बियॉन्ड ऑल दिस द विश टू बी अलोन, यानी उनके पास मतलब इन सब के बावजूद उनको क्या है, बेसिकली यहाँ पे अकेला रहना। तो ये हमारा सही आंसर, रेफरेन का मतलब होता है रिपीटेड लाइन जो होती है उसको बोलते हैं रेफरेन। नेक्स्ट यहाँ पर आपको मिलेगा पार्ट 5 पे हम लोग आ गए हैं, और अमेरिकन एंड इंडियन इंग्लिश पोएट्री से रिलेटेड। विटमैन्स ओ कैप्टन माय कैप्टन इज एन एलेजी फॉर, किस लिए, किसके लिए इन्होंने लिखा था, जॉर्ज वाशिंगटन के लिए, अब्राहम लिंकन के लिए, या फिर जॉन एफ कैनेडी, या फिर अ नेवल ऑफिसर। तो अब्राहम लिंकन के लिए इन्होंने ये लिखा था, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे, उससे पहले ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये एक तरीके की एलर्जी है, ये हमें पता ही चल गया है। और ये 1865 में इन्होंने लिखा था, जब यहाँ पे प्रेसिडेंट का एसेसिनेशन हुआ था। किसका, वर्ल्ड हिटमैन ने मॉन्ट किया था एसेसिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर लिंकन को इन्होंने किससे कंपेयर किया है, तो शिप के कैप्टन से, शिप्स कैप्टन से इन्होंने कंपेयर किया है। ओके, हम्म, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, द कैप्टन या प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन को माना है, द शिप को इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के लिए यहाँ पे किया गया है, इन्होंने रेफर किया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म, in success is counted sweetest, इमेली डिकिंसन says success is understood best by, सक्सेस को किसके द्वारा बेहतर तरीके से समझा जा सकता है इस पोएम के अंदर, इमेली डिकिंसन ने क्या कहा है, those who succeed often, the victorious army, those who never succeed, the defeated, या फिर the poets। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, those who never succeed, उनसे आप सक्सेस के मायने समझ सकते हैं। ये एक तरीके से लिरिक पोएम है ना, ये एक तरीके से लिरिक पोएम है। मेन थीम जो है या फिर पैराडॉक्सिकल है ये, जैसे कि यहाँ पे बोला गया दोज हु नेवर सक्सीड, तो पैराडॉक्स है अपने आप में, फोर जो सच है इन्होंने छुपा के रखा है। और ये 4 लाइन स्टैंजा 3 क्वार्टरेंस में लिखी गई है, क्वार्टरेंस 3 क्वार्टरेंस में लिखी गई है। उसके बाद यहाँ पे आपको ABCB नाम की राइमिंग स्कीम मिल जाएगी, ABCB ABCB। ठीक है,
पैराडॉक्स ये होता है द कंट्रोलिंग फिगर ऑफ स्पीच वेयर द वैनक्विस्ट इज बेस्ट क्वालिफाइड टू इलेविएट ट्रिम्फ, है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट बर्चेस द स्पीकर ड्रीम्स ऑफ बीइंग अ, यहाँ पर स्पीकर का क्या ड्रीम है इस पोएम के अंदर कि वो क्या बनना चाहता है, फार्मर, स्विंगर ऑफ बर्चेस, या फिर वुड्समैन, या फिर चाइल्ड। अगेन करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विंगर ऑफ बर्चेस, है ना। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 28 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हम्म The woods are lovely, dark and deep is a famous line from which Frost poem? Birches, mending wall, या फिर stopping by woods on a snowy evening, या फिर road not taken। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये stopping by woods on a snowy evening, ये the woods are lovely, dark and deep ये लाइन यहाँ पर आई है, ठीक है। ये 1923 में ये पब्लिश हुई थी। इनकी एक जो है वॉल्यूम था इनका एक, उसमें पब्लिश हुई थी। उस वॉल्यूम का नाम है न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर ये इनकी वॉल्यूम है, यहाँ पर ये पब्लिश हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से जो बनता है, फ्रॉस्ट हिमसेल्फ कॉल्ड इट इज अ बेस्ट विड ऑफ रिमेम्बरेंस, ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको यूनिक इंटरलॉकिंग एबी, और यहाँ पे आपको जो क्वार्टरेंस मिलेंगे वो इंटरलॉक्ड होंगे एक दूसरे से, और 4 क्वार्टरेंस मिलेंगे। आयम्बिक टेट्रामीटर का यूज हुआ है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आयम्बिक टेट्रामीटर का यहाँ पे यूज हुआ है। टेट्रा, अब ट्रंक वगैरह से याद रखिएगा, रोड को इससे कनेक्ट कर सकते हैं। टेट्रा मीटर, स्टॉपिंग बाई वुड्स, है ना, तो ये इससे आप कुछ रिलेट कर लीजिएगा। टेट्रा मीटर में लिखा गया है, और यहाँ पे आपको 4 क्वार्टरेंस मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टैगोर्स गीतांजलि 11th नंबर की ये पोएम है, वेयर डज ही से गॉड इज टू बी फाउंड, यानी कि भगवान कहाँ पर मिलेंगे, इन द टेम्पल, विद द टिलर एंड द पथ मेकर, या फिर इन द चैंटिंग ऑफ मंत्रास, इन सॉलिटरी मेडिटेशन। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा विद द टिलर एंड द पथ मेकर, जो है उनके बीच में आपको गॉड मिलेंगे, यानी कि जो रोड बना रहे हैं और जो रास्ता लोगों के लिए बना रहे हैं, जो लालटेन दिखा रहे हैं, उनके पास आपको गॉड मिलेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन इजेकियल्स नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द पीसेंट कंपेयर द स्कॉर्पियंस टू, यहाँ पे पीसेंट्स जो हैं गांव के किसान लोग, उन्होंने स्कॉर्पियन को किससे कंपेयर किया है, डेविल से, शैडो ऑफ द इविल वन से, या फिर री इनकारनेटेड एंसेस्टर, या फिर लकी चार्म। करेक्ट आंसर हो जाएगा री इनकारनेटेड एंसेस्टर। तो यहाँ पे जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो है, इन्होंने पीसेंट ने स्कॉर्पियन को किससे कंपेयर किया है, तो शैडो ऑफ द इविल वन से कंपेयर किया गया है, ठीक है। ये फ्री वर्स में लिखा गया वर्क है निस्सिम एजिकियल का। नेक्स्ट देखेंगे। इन कमला दास एंड इंट्रोडक्शन सी डिफेंड्स हर चॉइस ऑफ, यानी कि यहाँ पर किस चॉइस के लिए वो डिफेंड करती हैं, क्लोथिंग की, लैंग्वेज की, या फिर रिलीजन की, या फिर हस्बैंड की। तो वो लैंग्वेज की चॉइस को डिफेंड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कमला दास से रिलेटेड, यहाँ पे एक चीज ये हो जाती है कि आपको इनका कलेक्शन पता होना चाहिए। कमला दास का जो एक कलेक्शन है 1965 में आया था, समर इन कोलकाता, समर इन कलकत्ता नाम से, समर इन कलकत्ता, समर इन कलकत्ता, यहाँ पर ये पोएम पब्लिश हुई थी, ठीक है। ये एक तरीके से कन्फेशनल पोएम है, इन्होंने अपनी आइडेंटिटी और स्ट्रगल्स और पेट्रियार्कल सोसाइटी, लिंग्विस्टिक फ्रीडम, इन सब के बारे में लिखा है। ये पोएम जो है फ्री वर्स में लिखी गई है, फ्री वर्स में, जिसमें न राइम होती है न मीटर होता है, ठीक है। आई टू कॉल माई सेल्फ आई, ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ से। रामानुजन्स ऑबिचुअरी डील्स विद द डेथ ऑफ द स्पीकर्स, यहाँ पे किसकी डेथ से जो है डील कर रही है, ऑबिचुअरी मतलब शोक संदेश होता है, मदर की, ब्रदर की, फादर की, या ग्रैंडफादर की। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पे फादर की डेथ को यहाँ पे डील कर रही है ऑबिचुअरी, ठीक है।
ये ऑबिचुअरी जो है एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, कन्वर्सेशनल टोन में लिखी है, आयरनिक है ये। और यहाँ पे अनरिमार्केबल नेचर ऑफ डेथ एंड लाइफ, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आयरनी है कि कोई उन्होंने बताया है कि क्या डेप्थ्स वगैरह सब छोड़ के चले गए हैं। 8 लाइन स्टैंजा में लिखी गई है, इर्रेगुलर लेंथ है और फ्री वर्स में लिखी गई है ये पोएम, फ्री वर्स में लिखी गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Derek Walcott's A Far Cry from Africa, sorry, A Far Cry from Africa explore the conflicts between, किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट को ये एक्सप्लोर कर रहा है? मैन एंड नेचर, अफ्रीकन हेरिटेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज कल्चर, या फिर नॉर्थ एंड साउथ अफ्रीका, या फिर क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अफ्रीकन हेरिटेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ओके। हम्म। तो यहाँ पर आपको ये चीज मिल जाएगी, यहाँ पे आइबिस एंड डस्ट, ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई यहाँ पे इन्होंने किया है। माओ माओ अपराइजिंग, जो कि किकियू रेबल्स थे कि केन्या में, किकियू एक जनजाति होती है, उन्होंने ब्रिटिश सेटलर्स के अगेंस्ट ये मूवमेंट किया था। और कॉलोनियल कॉन्फ्लिक्ट, कल्चरल हाइब्रिडिटी, ये सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है मिल्टन्स लाइट इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस रेफर्स टू। मिल्टन की लाइट जो है यहाँ पे किस तरीके की लाइट जो है, क्या मतलब है लाइट से ऑन हिज ब्लाइंडनेस में? विजन से, नॉलेज से, फेथ से, या फिर सन से? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 35 का हमारा आंसर जो राइट होगा वो हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, विजन से। नेक्स्ट देखेंगे, द रेप ऑफ द लॉक इज किस तरीके की पोएम है? एक मॉक एपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन टिंटन एवे द साउंडिंग कैटरैक्ट हांटेड मी लाइक, यहाँ पे क्या आंसर राइट हो जाएगा? 37 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पैशन, यानी कि द साउंडिंग कैटरैक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन, ये हमारा यहाँ फुल हो जाएगा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैली कॉल्स द स्काईलार्क, यानी कि सैली ने स्काईलार्क को क्या बोला है? यहाँ पे किस तरीके की स्पिरिट बोला है? प्लीथ, या फिर सैड, या होली, या एंशियंट? करेक्ट आंसर हमारा 38 का जो आंसर राइट होगा वो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्लीथ। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये लाइन कुछ ऐसे होती है, हेल हेल टू दी प्लीथ स्पिरिट, हेल टू दी प्लीथ स्पिरिट, ऐसे करके ये लाइन होती है, जो कि यहाँ पे स्काईलार्क वाले पोएम में आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन माय लास्ट डचेस हु पेंटेड द डचेस पोर्ट्रेट, किसने जो है पेंट किया था डचेस का पोर्ट्रेट? फ्रा पैंडोफ, क्लॉस ऑफ इंसब्रक, या फिर लियोनार्डो, या फिर टिचियन? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रा पैंडोल्फ, जो है इनका जिक्र हुआ है पेंटर का, तो इन्होंने पेंट किया था। द स्पिरिट मुंडी इन ईट्स सेकंड कमिंग इज, क्या है यहाँ पे? स्पिरिटस, सॉरी, स्पिरिटस मुंडी क्या है सेकंड कमिंग में? अ घोस्ट, अ कलेक्टिव सोल, स्टोर हाउस ऑफ इमेज, या फिर अ डीमन, या फिर अ स्टार? करेक्ट आंसर जो 40 का हो जाएगा हमारा बी आंसर राइट हो जाएगा, कलेक्टिव सोल, स्टोर हाउस ऑफ इमेज। द वेस्टलैंड ओपन्स विद द लाइन, अप्रैल इज द ट्रूलेस्ट मंथ, सबको पता है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है, अप्रैल यहाँ पर है, तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रॉस्ट स्टॉपिंग बाय वुड्स रिटन इन, किसमें लिखा गया है ये वर्क? स्टॉपिंग बाय वुड्स जो है किसमें लिखा गया है फ्रॉस्ट का? 42 का हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, रुबाइयत स्टैंजा। ये कौन सा स्टैंजा होता है समझिएगा। तो ये एक तरीके से वहां से आए, एक फ्रेंच जो है, सॉरी एक पर्सियन जो पोएट है, उमार खय्यम करके एक पर्सियन पोएट है, जिनका जो एक वर्क था रुबैयत करके नाम था, रुबैयत, रुबैयत करके एक वर्क था इनका, द रुबैयत करके इनका वर्क था, इनका नाम था पर्सियन पोएट उमार खय्यम। ठीक है, इनको ट्रांसलेट किया था इनका वर्क एडवर्ड फिtzgerald ने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, तो यहीं से ये फॉर्म निकल के आई थी। इसमें बेसिकली इंटरलॉकिंग चेन होती है, कैसे? तो यहाँ पे 4 क्वार्टरेंस होते हैं, जिनकी राइमिंग स्कीम ऐसे होती है, ए ए बी बी ए, उसके बाद बी बी सी बी, उसके बाद आपको मिलेगा सी सी बी सी, है ना, ऐसे करके। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट मिलेगा डी 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 डी, ऐसे इंटरलॉकिंग होगा। तो यहाँ पर ऐसे करके देखिए, ए और ए यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद बी यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे करके ये इंटरलॉक होंगे,
यहाँ से एक निकल के इधर गया, देन उसके बाद यहाँ से ये इधर चला गया, तो ये यहाँ पे मिल गया, ये ऐसे मिल गया, ऐसे करके ये राइम इंटरलॉक्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कमला दास, आई एम इंडियन वेरी, अब आगे यहाँ पे बॉर्न इन मालाबार, तो इनकी कैसी टोन थी, डार्क या फिर ब्राउन, फेयर या ओल्ड? करेक्ट आंसर ब्राउन हो जाएगा, यहाँ पे ब्राउन थी, तो इस वजह से ब्राउन गर्ल इनको बोला जाता है। 43 का हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, द अर्न इज एड्रेस्ड एज अ सिल्वन, किस तरीके, सिल्वन मैडन, मैडन यहाँ पे 44 का हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पर सिल्वन हिस्टोरियन, ये हमारा ए आंसर राइट हो जाएगा। 44 का ए आंसर राइट हो जाएगा। इन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड्स बट टू द ग्रेव, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये फ्रेज यहाँ पर, ये जो लाइन है यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है ये वर्ड। टर्न्स द कैनोनाइजेशन यूजेस द मेटाफर ऑफ द, यहाँ पे ऑफ टू सो रीबर्थ, यानी कि फोइनिक्स पक्षी को इन्होंने उदाहरण लिया था, फोइनिक्स की वो मरकर जिंदा हो जाता है, तो इस तरीके से ना फोइनिक्स का एक तरीके से उदाहरण लिया था। 46 का हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। इन यूलाइसिस द सन ऑफ यूलाइसिस इज नेम्ड, यूलाइसिस के सन का नाम क्या था? अभी मैंने जल्दी ही आपसे पूछा था इसी वीडियो में। 47 का करेक्ट आंसर जो यूलाइसिस का जो सन था उसका नाम था, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, टेलीमैकस, टेलीमैकस जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन डोवर बीच द स्पीकर एड्रेसेस हिज, किसको एड्रेस कर रहा है? मदर को, लव वाइफ को, या फिर फ्रेंड को, या फिर सन को? डोवर बीच में वो अपनी वाइफ को एड्रेस कर रहा है। 48 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट वाज पब्लिश्ड इन, तो सबसे सबसे पहले जो है 1864 में ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, 1864 में पब्लिश हुई थी। देन इसके बाद 1890 में ये, अप्रोक्स इधर ही हो सकता है ऐसा, तो 1890 में ये पब्लिश हुई थी, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अफार ट्राइब फ्रॉम अफ्रीका मेंशंस व्हिच ट्राइब, किस ट्राइब को मेंशन किया गया? जुलू, किकुयू, या फिर मसाई, या फिर योरुबा? करेक्ट आंसर हो जाएगा किकुयू ट्राइब को इन्होंने मेंशन किया है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 50 एमसीक्यूज कवर हो चुके हैं। वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा हो रही थी, इस वजह से मैंने इसको 2 पार्ट्स में कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट आएगा इसके बाद भी आप 50 एमसीक्यूज को करके देखें। आपको यहाँ पे आंसर की भी ये मेंशन है, जब ये पूरा मैं कंप्लीट कर लूंगी देन आपको मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल @फ्रेंडली प्रोफेसर स्टडी सर्कल पे आपको मैं सेंड कर दूंगी। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि वीडियो देख के आप चले जाते हैं, कमेंट जरूर करें, इससे आपका फीडबैक मिलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओके, सो इस तरीके से ये सेशन हमारा यहीं पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।